नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होगा अगर पैसे के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया वो सब गलत हो? आज हम एक ऐसी ही किताब को समझने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए इस सवाल का जवाब दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। ये अब तक की सबसे असरदार पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब का पूरा सार दो पिताओं की कहानियों से शुरू होता है। एक लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। पुअर डैड का मानना था कि पैसे का प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन रिच डैड का नजरिया देखिए बिल्कुल उल्टा था। बस यही एक विचार पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की नींव रख देता है। तो ज्यादातर लोग आखिर किस समस्या में फंसे हुए हैं? कियोसाकी इसे कहते हैं द रैट रेस। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और मजे की बात तो यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इसमें फंसे हुए हैं। तो ये रैट रेस असल में है क्या? सोचिए, ये सिर्फ बिल भरने के लिए पैसे कमाने का एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। आप बहुत मेहनत करते हैं, सैलरी मिलती है, बिल भरते हैं, और फिर महीना खत्म होते ही कहानी फिर से वहीं से शुरू। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये असल में एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जहां लोग पैसे के लिए काम करते हैं बजाय इसके कि पैसा उनके लिए काम करे। ये सब कुछ ना सोच से शुरू होता है, और यहां हम देखते हैं कि ये सोच कितनी अलग हो सकती है। पुअर डैड की मानसिकता कहती है, मैं ये नहीं खरीद सकता। बस ये कहते ही दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन रिच डैड की मानसिकता एक सवाल पूछती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? और ये सवाल ये दिमाग को जवाब खोजने पर मजबूर कर देता है। तो फिर इस रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कियोसाकी के मुताबिक ये एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद असरदार नियम से शुरू होता है, जो सब कुछ बदल सकता है। ये पैसों के खेल का आप कह सकते हैं गोल्डन रूल है। रिच डैड की परिभाषाएं बहुत ही सरल हैं। एसेट यानी संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। मान लीजिए कोई घर जिससे हर महीने किराया आ रहा हो, या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा हो। मतलब ये तब भी आपके लिए कमा रहा है जब आप काम नहीं कर रहे हैं। और ठीक इसके उलट है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कार की किश्तें या फिर घर का मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा। ये सब लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकालते रहते हैं। और अब आता है वो बड़ा सवाल जो हमारी पारंपरिक सोच को हिला कर रख देता है। रिच डैड के इस नियम के हिसाब से सोचिए कि आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो एक एसेट है या एक लायबिलिटी। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ये उनका सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन कियोसाकी का तर्क कुछ और ही है। वो कहते हैं कि आपका घर एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी जेब में पैसा डालता नहीं, बल्कि हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकालता है। ये उस सोच से एकदम उल्टा है जो हमें हमेशा सिखाई गई है। उनका कहना है कि पहले इनकम बनाने वाले एसेट्स बनाने पर फोकस करना चाहिए, और फिर उन एसेट्स से जो कमाई हो उससे घर जैसी चीजें खरीदनी चाहिए। तो जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो चलिए अब देखते हैं कि अमीर लोग असल में पैसा बनाने के लिए करते क्या हैं। ये सब इस बारे में है कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। ये रिच डैड का पहला और सबसे जरूरी सबक है। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। देखिए, सैलरी के लिए काम करना आपको जिंदा रहने में तो मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको अमीर नहीं बना सकता। असली फाइनेंशियल आज़ादी तब मिलती है जब आप ऐसी संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं जो आपके लिए पैसा कमाए, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। कियोसाकी ने ये सबक बहुत ही छोटी उम्र में सीखा था। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी पर रखा। रॉबर्ट जल्दी निराश हो गए। तब रिच डैड ने उन्हें समझाया कि सैलरी पर टिके रहना एक जाल है। इसके बाद रॉबर्ट और उनके दोस्त ने मिलकर एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की, और ये उनका पहला ऐसा एसेट था जो उनके लिए पैसिव इनकम बना रहा था, तब भी जब वो वहां मौजूद नहीं थे। रिच डैड का अगला बड़ा सिद्धांत है माइंड योर ओन बिजनेस। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के मामलों में दखल न दें। इसका एक बहुत गहरा फाइनेंशियल मतलब है, अपने पेशे यानी प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझना। मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। रे क्रोक ने एक बार कहा था कि उनका बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। मतलब उनका प्रोफेशन बर्गर बेचना था, लेकिन उनका असली बिजनेस हर फ्रेंचाइजी के नीचे की कीमती जमीन खरीदना था। आपका प्रोफेशन आपकी सैलरी चुकाता है, लेकिन आपका बिजनेस आपके एसेट्स बनाता है। चलिए अब आज के समय में आते हैं। क्या रिच डैड पुअर डैड की फिलॉसफी 2026 में भी उतनी ही काम की है
आइए इसकी ताकतों और आज की दुनिया में इसकी संभावित कमियों पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ तो इस किताब की बहुत तारीफ होती है क्योंकि ये पैसे को लेकर हमारी सोच बदलती है और मुश्किल चीज़ों को आसान बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी होती है। लोग कहते हैं कि इसमें ये तो बताया है कि क्या करना है, पर कैसे करना है ये ठीक से नहीं बताया। कुछ ये भी मानते हैं कि ये निवेश के खतरों को कम करके आंकती है और इसकी कुछ सलाहें अब पुरानी हो चुकी हैं। खासतौर पर 2026 की आर्थिक दुनिया में, जो बहुत अलग है। आज जहां ब्याज दरें इतनी ज़्यादा हैं, एआई जैसी टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है और बाजार में इतनी उथल-पुथल है, ऐसे में सिर्फ रियल एस्टेट पर फोकस करना और अपने निवेश को ना फैलाना, जैसा कि किताब में बताया गया है, काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। आज ज़्यादातर एक्सपर्ट्स एक बैलेंस्ड अप्रोच की सलाह देते हैं। तो अंत में इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? कियोसाकी के अपने हाल के विचारों को देखते हुए आइए समझते हैं कि सबसे बड़ा यानी परम एसेट क्या है। कियोसाकी का मानना है कि साल 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हो सकता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से पैसे के जो पुराने नियम थे वो अब टूट रहे हैं, खासकर सिर्फ पैसा बचाने और कैश रखने का विचार। उनका सिद्धांत ये है कि सरकार का कर्ज और लगातार पैसे छापने से कैश की कीमत कम हो जाएगी, और जब ऐसा होता है तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये पैसा बचाने वालों से निकलकर निवेशकों के पास जाएगा, कर्मचारियों से एसेट मालिकों के पास। मतलब ये उन लोगों से दूर जाएगा जो सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उन लोगों के पास जाएगा जो इसे समझते हैं। और यहीं पर रिच डैड की एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी आती है। यह हमें बताती है कि असली संपत्ति सिर्फ जमीन, जायदाद या स्टॉक नहीं है, बल्कि वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी वित्तीय शिक्षा। जब नियम बदल रहे हों तो ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा है। तो मुद्दा भविष्य की भविष्यवाणी करने का नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के भविष्य के लिए तैयार रहने का है। और ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, आने वाले बदलावों के लिए कोई खुद को कैसे तैयार कर सकता है। शायद जैसा कि रिच डैड ने हमेशा सिखाया, इसका पहला और सबसे जरूरी कदम फाइनेंशियल एजुकेशन ही है।